हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्रॉनिकल मैगजीन मार्च महीने की शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पर ही मैंने फरवरी महीने की मैगजीन को कवर किया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस मार्च महीने की मैगजीन को मैंने हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया है, जिससे आपको और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और आप अगर बाद में पीटी के समय रिवीजन भी करना चाहेंगे तो वो भी आसानी से कर पाएंगे। ये पूरा वीडियो जो होगा वो 8 से 10 पेजों के नोट्स पर आधारित होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसी चैनल पर आपको आगे हर महीने के करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने की क्रॉनिकल मैगजीन को। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने पूरा वन लाइनर और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको वन लाइनर के तौर पर कवर किया है। लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। और सिवरी एक लखनऊ में जगह है, वहाँ पे 15 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा इसलिए होगा कि सिवरी में तीसरे ताजा कचरा जो प्रसंस्करण संयंत्र है उसका उद्घाटन उद्घाटन किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 2100 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। तो लखनऊ जो है यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। केंद्र सरकार द्वारा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो गोंडा में है के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी की गई है। ये अभयारण्य, अगर इसकी अभयारण्य की बात की जाए तो ये 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है और गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण जो है अर्धभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। और पार्वती अर्गब पक्षी जो अभयारण्य है, इसमें मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षी जो हैं उनका एक गलियारा प्रदान करता है। लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में यूपी का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। ब्रेल एक लिपि होती है जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अ, उपयोगी होती है। और ये जो है 4 जनवरी लुई ब्रेल की जयंती होती है, क्योंकि ब्रेल जो लिपि थी वो लुई ब्रेल ने दी थी। तो उनके 4 जनवरी के जन्मदिन के अवसर पर अ, विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अ, जिसका विषय था मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया, जिस जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बन गया है। और इसका उद्घाटन जो है आनंदी पटेल पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल है उनके द्वारा किया गया। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। तो इससे पहले जो था वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य था, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और दूसरा जो बन गया है वो कैमूर वन्यजीव बन गया है। और कैमूर, अगर पहाड़ी की बात की जाए, कैमूर श्रृंखला की बात की जाए तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन अगर कैमूर वन्यजीव टाइगर रिजर्व की बात की जाए या वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो वो बिहार में है। और एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और यह वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया था। और टाइगर के मामले में जितने भी कुछ अम, प्रबंधन होता है या कुछ मैनेजमेंट की जो भी जिम्मेदारी होती है वो एनटीसीए की ही होती है। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सौर प्लस बैटरी भंडारण परियोजना लखीसराय बिहार में स्थापित की गई है, जिसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज होगी। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। वामनवास काकड़ राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत। तो वामनवास काकड़ जो है राजस्थान की एक जगह है।
वो पूरी तरह से जैविक पंचायत बन गई है। वामनवास काकड़ में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ के किसान अब प्राकृतिक खाद, फसल चक्र और जैविक कीट जैसे नियंत्रण पद्धतियों पर निर्भर हो गए हैं। तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है। नागौरी एक राजस्थान की जगह है, तो वहाँ का अश्वगंधा है, उसको जीआई टैग दिया गया है। झारखंड में झारखंड ने बाद 25 वर्षों के बाद पेशा अधिनियम लागू किया है। 19 जनवरी 2026 को ये लागू किया गया। तो झारखंड जो है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर को हुई थी, 2015 नवंबर 2000 को, और ये जब बना था उस समय ये 28वां राज्य था। अगर पेशा की बात की जाए, पेशा अधिनियम की, तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम इसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य है संविधान के भाग 9वीं में भाग 9 में एक प्रावधान है, उसके तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों जनजातीय बहुल तक इसका विस्तार किया गया है। यह ग्राम सभा को स्वशासन और संसाधन पर नियंत्रण का वैधिक अधिकार प्रदान करता है, ताकि जनजातीय आबादी को शोषण से रोका जा सके। झारखंड में ओल चिकी जो संथाली भाषा की एक लिपि है, उसका शताब्दी समारोह जो है मनाया गया, जिसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो ओल चिकी शताब्दी समारोह कहाँ मनाया गया? झारखंड में। और यह जो है संथाली भाषा की लिपि है, तो ये ध्यान रखिएगा। और संथाली भाषा की अगर बात की जाए, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है। 28 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू हुआ। 27 जनवरी 2025 को यह लागू हुआ, और इसी दिन जो है यूसीसी दिवस मनाया जाता है। और जो ये संशोधन है, उत्तराखंड समान नागरिक संशोधन अध्यादेश जो है, इसका अ, लक्ष्य है नए संशोधन के माध्यम से सरल प्रक्रिया जो है उसको सरल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, और दंडात्मक प्रावधान जो है उसको भारत के नए कानून कोड के साथ सम्मिलित करना या संरेखित करना। अगर समान नागरिक संहिता की बात की जाए, तो यह सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत कानूनों, जैसे कि विवाह हो गया, तलाक, विरासत आदि के मामले में समान रूप से लागू होता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो कि डीपीएसपी में है, और इसमें पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। ग्रीन टू गोल्ड पहल, ये हिमाचल प्रदेश की एक अ, पहल है। और ये ग्रीन टू गोल्ड पहल है क्या? तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु विनियमित औद्योगिक भांग की खेती के लिए है ये। तो भांग की खेती को एक रेगुलेट करने के लिए, एक इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए इसको लाया गया है, ग्रीन टू गोल्ड पहल को। और केवल वही भांग उगाई जाएगी जिसमें टीएचसी यानी टेट्रा हाइड्रो कैनाबिलोन कैनाबिनोल की मात्रा 0.3% से कम होगी। तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो भांग नहीं उगाई जाएगी, और इसका उपयोग होगा दवाओं, कपड़ा उद्योग, जैव ईंधन, सौंदर्य प्रसाधन और हिमक्रीट जैसे पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री में किया जाएगा। जो औद्योगिक भांग होती है, इसका रेशा दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक माना जाता है। 27 दिसंबर 2025 को बरगढ़ उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का उद्घाटन किया गया। तो धनु यात्रा ओपन एयर थिएटर जो है, उसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। बरगढ़ उसकी जगह है वहां पे। ये एक वार्षिक नाट्य उत्सव है। धनु यात्रा जो ओपन एयर थिएटर है, ये एक वार्षिक नाट्य उत्सव है, जिसकी कथा वस्तु भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक की पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। धनु यात्रा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1947-48 के आसपास में हुई थी। और उस समय ऐसा माना जाता था कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, क्योंकि भारत को आज़ादी मिली थी उस समय।
ओडिशा में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर उच्च जीएसटी, पान मसाला या सिगरेट पर 40%, बीड़ी पर 18% और अतिरिक्त उपकर प्रभावी किया गया है। तो ओडिशा में जो है गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में भारत के पहले रजोनी वृत्त क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। और मतलब जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं महीने में, तो उनका उसका एक अलग क्लिनिक जो है महाराष्ट्र के चिकित्सालय, मतलब जो सरकारी चिकित्सालय होंगे या प्राइवेट होंगे, वहां पर एक क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। ये क्लिनिक जो होंगे एक एक ही स्थान पर चिकित्सा परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और हार्मोनल संतुलन की जांच जैसी सेवाएं प्रदान किए करेंगे। तो महाराष्ट्र में ये एक अपनी तरह का पहला जो क्लिनिक होगा। 23 जनवरी को भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पाम नारो की आधारशिला रखी गई सानंद, गुजरात में। यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया गया है। इसका जो निजी उपग्रह निर्माण सुविधा पाम नारो का ये उद्देश्य होगा, वह उपग्रह निर्माण में आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूती देना। सूरत से बिलीमोरा तक शुरू होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन जो होगी वो स्वतंत्रता दिवस जो 2027 का होगा उसके आसपास से शुरू करने की उम्मीद है। और जो बुलेट ट्रेन होती है उसकी स्पीड जो है 320 किलोमीटर पर घंटा। केरल राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो पहले आपने सुना होगा कि राज्य पशु, राज्य पक्षी, अब उसी तरह से राज्य सूक्ष्म जीव। तो केरल राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, जो कि एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। इस सूक्ष्म जीव का उपयोग रोग नियंत्रण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में किया जाएगा। तो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है इसका उपयोग जो है रोग नियंत्रण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में किया जाएगा। तमिलनाडु द्वारा भारतीय भाषाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार सेमोजी इलकिया बिरुदु सेमोजी इलकिया बिरुदु की घोषणा की गई है। यह 7 भाषाओं में दिया जाएगा, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी। तो ये 7 भाषाओं में दिया जाएगा, जिसका नाम है सेमोजी इलकिया बिरुदु। 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश द्वारा स्पेस सिटी पहल के तहत होप आइलैंड काकीनाडा तट पर एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई है। तो होप आइलैंड काकीनाडा तट जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसी आइलैंड पर एक स्पेस पोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई है। श्रीहरिकोटा और कुलशेखरपट्टनम के बाद यह भारत का तीसरा प्रमुख प्रक्षेपण स्थल होगा। कौन सा? होप आइलैंड। यह सुविधा मुख्य रूप से निजी अंतरिक्ष मिशनों और छोटे मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहनों के प्रक्षेपण का समर्थन करेगी। 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश द्वारा काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना की घोषणा की गई है। अगर हरित अमोनिया की बात की जाए तो यह नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि पवन और सौर के माध्यम से जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उसके थ्रू जो हाइड्रोजन निकलती है, जिसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं, जब निकलती है वो रॉ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, उसका हवा हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसके मेल से जो बनता है वो हरित अमोनिया होती है। ये पारंपरिक अमोनिया के विपरीत होती है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन शून्य होता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है।
और भारत में जो हरित अमोनिया बनेगी उसका पहला निर्यात जो होगा वो जर्मनी, जापान और सिंगापुर में को किया जाएगा। लकुंडी लकुंडी गांव कर्नाटक में है। यहाँ कोटे भद्रेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई की गई है और खुदाई के दौरान 9 पाषाण कालीन बस्ती का प्रमाण मिला है। और यह बस्ती 11वीं-12वीं सदी में चालुक्य और यादव और होयसल राजवंशों का प्रमुख शक्ति केंद्र या टकसाल हुआ करता था यहाँ पे। अगर जैन परंपरा से जोड़ा जाए इसको तो यहाँ पे रानी अत्तिमाबे की कर्मभूमि भी रही है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लकुड्डी गांव कर्नाटक। 10 जनवरी को डेरे न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। केई पेन्योर जिला अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। केई पेन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है। तो बायो हैप्पी जिला बन गया है ये। और बायो हैप्पी का मतलब होता है कि जैव विविधता के माध्यम से खुशी और कल्याण। ठीक है, इसकी अवधारणा जो बायो हैप्पी की अवधारणा जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने दी थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस उम, अ, मुख्य अतिथि इसके यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो डी कोस्टा जो है मुख्य अतिथि रहे हैं 17वें गणतंत्र दिवस के। इसका मुख्य विषय था वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 मसौदा, जिसका लक्ष्य है प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2030 तक 2000 किलोवाट घंटा और 2047 तक 4000 किलोवाट घंटा और 2047 तक परमाणु क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने की योजना बनाई गई है। तो राष्ट्रीय विद्युत नीति जो है 2026 जो है ये 22 जनवरी 2026 को विद्युत मंत्रालय के और हाँ ये 2005 का जो 2026 का मसौदा जो है वो 2005 की नीति का स्थान लेगा। भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा बड़ा विद्युतीकृत नेटवर्क बन गया है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। 31 दिसंबर 2025 को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत लैंड स्टैक और राजस्व शब्दावली जो है लॉन्च की गई है। जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना 8 जनवरी को जारी कर दी गई। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अप्रैल से सितंबर 2026 तक किया जाएगा। यानी कि अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग की गणना की जाएगी, घरों की गणना की जाएगी। और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी जो कि फरवरी 2027 से शुरू होगा। और अगर बर्फबारी वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ सितंबर 2026 से शुरू होगी। 1931 के बाद पहली बार व्यापक राष्ट्रव्यापी जाति गणना भी की जाएगी। मतलब 2011 में तो जाति गणना की गई थी लेकिन उसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया था, तो इस बार डेटा पब्लिश किया जाएगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय का 125वां स्थापना दिवस, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन के रूप में। 1967 में इसका नाम बदलकर जो है खान सुरक्षा महानिदेशालय कर दिया गया। इसका मुख्यालय है धनबाद, झारखंड में। और खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला, धातु और तेल खदानों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को विनियमित करने की जिम्मेदारी इसके पास रहती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के
पाडोंगा यानी ऊना और परवाड़ू जो कि सोलम में है, 2 नए एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के पांडोगा और परवाड़ू में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली जिंक टेलिंग्स रिसाइक्लिंग सुविधा रामपुरा अगूचा खान जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में है, वहां पर टेलिंग्स रिसाइक्लिंग सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य है पुरानी टेलिंग्स यानी कि टेलिंग्स मतलब खनन अवशेष, तो टेलिंग्स जैसे जिंक और सिल्वर जैसी अवशिष्ट धातुओं को फिर से प्राप्त किया जाएगा। तो टेलिंग्स रिसाइक्लिंग का मतलब होता है जो कचरा निकलता है उस कचरे को फिर से प्रोसेस किया जाएगा और उसको मूल्यवान संपत्ति में बदला जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने 19वें 79वें स्थापना दिवस पर एक नया डिजिटल मानकीकरण पोर्टल और समावेशी साइन पहल शुरू की है। एक साइन पहल है उसको शुरू की गई है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, जिसका उद्देश्य है मानक निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। इसका नेतृत्व जो है एफएओ यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अन्य एजेंसियों जैसे कि आईएफएडी और डब्ल्यूएफपी के साथ मिलकर ये इसका नेतृत्व करेगी और इसका उद्देश्य है भूमि अधिकारों, ऋण और कृषि प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष घोषित किया गया 2026 को। कृषि क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कृषि क्षेत्र के आर्थिक रूप से सक्रिय जो महिलाएं हैं उनकी हिस्सेदारी जो है 80% है। कृषि में उनकी हिस्सेदारी जो है 80% है, जबकि अगर उनकी मालिकाना हक की बात की जाए तो सिर्फ 14% ही है। रानी वेलु नचियार की जयंती 1730 तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय रानी थी। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय रानी थी। 1780 में ब्रिटिश सेना को हराकर शिवगंगा को वापस जीता था इन्होंने और हैदर अली के साथ गठबंधन किया था और दुनिया की पहली सर्व महिला सैन्य इकाइयों में उड़याल बटालियन की स्थापना की थी इन्होंने। रानी वेलु जो थी वो सिलंबम यानी प्राचीन मार्शल आर्ट युद्ध कला, सिलंबम जो होता था एक प्राचीन मार्शल आर्ट युद्ध कला, उससे प्रशिक्षित थी ये। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 27 जनवरी को यह हस्ताक्षर हुआ और यह वित्त वर्ष 2027 से लागू होगा और इसको जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे लाभ क्या होगा? तो भारत को लाभ ये होगा कि कपड़ा, रत्न, आभूषण, समुद्री उत्पाद, जूते, इंजीनियरिंग आदि सामानों के निर्यात में वृद्धि होगी, जबकि यूरोपीय संघ को फायदा होगा कि भारत में यूरोपियन वाइन, लग्जरी कार और दवाओं का आयात सस्ता होगा। यूरोपियन यूनियन भारतीय उत्पादों के 99.3% मूल्य पर शुल्क हटाएगा, जबकि भारत 96.6% यूरोपियन यूनियन की वस्तुओं पर टैरिफ कम या समाप्त करेगा। 25 जनवरी को पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के निवेश ढांचे की समीक्षा हेतु एक समिति सार्ग का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता जो है नारायण रामचंद्रन करेंगे। यह समिति सेवानिवृत्त धन सृजन को बढ़ावा देने और ग्राहकों के निवेश विकल्पों को अधिक लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? नारायण रामचंद्रन। और ये नारायण रामचंद्रन जो है ये मॉर्गन स्टैनली इंडिया के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं।
23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र यानी सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की घोषणा की, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत का तीसरा केंद्र होगा, यानी मुंबई और तेलंगाना में ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है। तो C4IR यानी कि सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शब्द है, ये 2016 में क्लास श्वाब ने दिया था। यह केवल मशीनीकरण की बजाय डेटा संचालित बुद्धिमान प्रणालियों पर आधारित है। यानी कि ये पिछली क्रांतियों से अलग इसलिए है क्योंकि पहले केवल मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, उसको औद्योगिक क्रांति बोला गया। और अब जो चौथी पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति है, उनमें AI का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो वो डेटा से रिलेटेड जो संचालित होते हैं मशीनरीकृत, उनको जो है चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र का दर्जा दिया जा रहा है। 18 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, जिसकी पात्रता है अ, ये उनको मिलेगा जो दूसरी किस्त चुका दी है, जिन्होंने दूसरी किस्त चुका दी है और तीसरी किस्त के लिए पात्र हैं। और इसकी सीमा होगी जो वो 30,000 रुपए क्रेडिट कार्ड में होगी। पीएम स्वनिधि की बात की जाए तो यह 2020 में लॉन्च हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स के तहत जो है ये आता है। 7 जनवरी को भारत ने चीनी व्यवसायियों यानी चाइना के जो बिजनेसमैन है उनके लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4 अर्थात ई उत्पादन निवेश बिजनेस वीजा शुरू किया है, जिसकी अवधि 6 माह होगी। ये सामान्य रोजगार के लिए नहीं होगा, बल्कि उपकरणों की स्थापना, गुणवत्ता जांच, रख रखाव और विक्रेता पैनलिंग जैसे कार्यों के लिए होगा ये। तो चीनी व्यवसायियों के लिए कौन सा वीजा है? EB4। और अब हमारे भारत के किसानों को मुबारकबाद, जिनके दम पर भारत अब जो है चावल उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। चाइना को पीछे छोड़ा है इसने। और जो चावल का उत्पादन था भारत में वो 150.18 मिलियन टन हुआ है और चीन जो है 145.28 मिलियन टन ही उत्पादन उसका रहा है। तो भारत अब चावल उत्पादन में पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर चाइना है। 1 जनवरी को यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया, जिससे आयातित वस्तुओं पर कार्बन शुल्क अनिवार्य हो गया है। कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये मुख्य रूप से सीमेंट, एल्युमिनियम और उर्वरक, बिजली, लौह इस्पात और हाइड्रोजन के आयात पर लागू होगा। और आयातकों को वस्तुओं में निहित कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप एक कार्बन बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यूरोपीय संघ के बाजार में भारत के स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट निर्यात महंगे हो सकते हैं, जिससे भारतीय उद्योगों पर हरित प्रौद्योगिकी अपनाने का दबाव बढ़ेगा। UNSC सुधार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद G4 देशों का प्रस्तावित मॉडल एक आया है कि G4 देश यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इन्होंने UNSC में सुधार के लिए एक मॉडल की घोषणा की है। तो वो मॉडल क्या है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 25 से 26 करना, जिनमें 6 नए अस्थायी सदस्य यानी कुल मिलाकर 11। मतलब पहले जो UNSC में सदस्य हुआ करते थे अस्थायी, वो 5 थे। चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तो 5 से। अब ये मॉडल जो आया है उसके तहत ये है कि अब 5 की बजाय 11 करा जाए, यानी 6 नए सदस्यों को और शामिल किया जाए। और जो पहले 15 अस्थायी सदस्य थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 25 से 26 की जाए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से हुआ है इसका इसका गठन। और इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 6 अंगों में से ये
ये इम्पोर्टेंट है। बोर्ड ऑफ पीस का गठन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 22 जनवरी को दावोस में आयोजित WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई दावोस में। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया, जिसके हस्ताक्षरकर्ता रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, तुर्की, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है में भारत को शामिल होने का नियंत्रण दिया गया था बोर्ड ऑफ पीस में, लेकिन भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। यानी कि भारत अभी अब भविष्य में जो भी डिसीजन दिया जाएगा, जो भी उसके रास्ते होंगे, उसको अपनाएगा भारत। तो इसकी संरचना में जो ट्रंप हैं वो चेयरमैन होंगे और अस्थायी सदस्य हेतु $1 अरब का योगदान दिया जाएगा। मतलब वो सदस्य वही अस्थायी सदस्य होंगे बोर्ड ऑफ पीस के, जो $1 अरब का योगदान देंगे। ट्रंप ने इसे वैश्विक संघर्षों के प्रबंधन का एक नया मॉडल बताया है, जो भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का विकल्प बन सकता है। तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र जो निकाय है, उसके उसके प्रतिद्वंदी के रूप में इसको लाया गया है। राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन 2026 14 से 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और अध्यक्षता जो है ओम बिरला साहब द्वारा की गई, जिन पर अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और इसकी मेजबानी जो भारत चौथी बार कर रहा है, ये राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन जो उसकी मेजबानी भारत चौथी बार कर रहा है। इससे पहले 1971, 1986, 2010 में कर चुका है और अब 2026 में कर रहा है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, इसकी क्षमता 1856 मेगावाट है और ये रन ऑफ द रिवर का एक प्रोजेक्ट है। तो सिंधु जल समझौता जो भारत का है, भारत और पाकिस्तान का, उसको लेकर जारी तनाव के बीच जो है सावरकोट जल विद्युत परियोजना कार्य में तेजी ला दी गई है, इसलिए चर्चा में रहा है। अगर सिंधु नदी की बात की जाए, सिंधु नदी जल संधि की बात की जाए, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो है 1960 में कार्यान्वित होती है और इसकी मध्यस्थता जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इसका मध्यस्थता होता है और इसमें 6 नदियों पर जो है सहमति बनती है। यानी कि एक होती है RVS, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, और CJI, ये ट्रिक याद रखिएगा, चिनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु। इस पे भारत का पूर्ण प्रतिबंध होगा, मतलब ये भारत जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है और इन नदियों पे भारत केवल 20% यूज कर पाएगा। वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, 3 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के माध्यम से, के द्वारा। ऑपरेशन रेजोल्यूट ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के तहत जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डेल्सी रॉड्रिग्स को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। मादुरो पर 2020 के मादक पदार्थ तस्करी मामले में मुकदमा चल रहा है, न्यूयॉर्क में चलाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में इनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर भारत ने ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की और ये जो भारत में सम्मेलन होगा, ये 18वां होगा ब्रिक्स का, जिसकी थीम होगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो और ब्रिक्स प्लस की बात की जाए, तो क्योंकि ब्रिक्स में अभी कुछ और देश शामिल हुए हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। तो अब 18वीं ब्रिक्स की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा और ये शायद सितंबर के आसपास में इसका सम्मेलन भी होगा भारत में। जनसांख्यिकी शीतकाल, अभी चीन जो है जनसांख्यिकी शीतकाल का सामना कर रहा है।
तो जनसांख्यिकी शीतकाल का मतलब होता है जब किसी देश की प्रजनन दर 2.1 बच्चे प्रति महिला से नीचे गिर जाती है, जिसमें युवा ज़्यादा होते हैं और युवा कम होते हैं और वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। चीन में ये चौथे वर्ष लगातार गिरावट है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की विकास दर जो है 2025-26 में 7.2% होगी। इसमें वैश्विक मंदी की भी संभावना व्यक्त की गई है। व्यापार 2025 के 3.4% से घटकर, मतलब 2025 में जो व्यापार 3.4% हुआ था, वो है 2026 में 2% दो पर ही रह जाएगा। तो ये वैश्विक मंदी की भी संभावना व्यक्त की गई है। 21 जनवरी को पिक्सल ने, जो गूगल का पिक्सल है, ने इन स्पेस के साथ भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह संचालित करने का समझौता किया है। तो भारत का पहला निजी अवलोकन उपग्रह, ये 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का समूह तैनात करेगा, जिसका अनुप्रयोग होगा, यानी इसका प्रयोग कृषि फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देगा। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की नई अवस्था की खोज की गई है, इसका नाम दिया गया ठोस तरल हाइब्रिड, और इसको नैनो स्केल अवस्था भी कहा जा रहा है। यह नैनोकण सामान्य हिमांक से बहुत नीचे के तापमान पर भी तरल बने रहने की क्षमता रखता है। तो पदार्थ की नई अवस्था को क्या नाम रखा गया है? ठोस तरल हाइब्रिड। गिलेन बेरे सिंड्रोम, 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गिलेन बेरे सिंड्रोम के 18 मामले आए हैं, तो इसलिए चर्चा में रहा है। गिलेन बेरे सिंड्रोम जो है एक दुर्बल ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है। यह तंत्रिकाओं की परत, मतलब तंत्रिका में एक परत होती है जिसको माइलिन बोला जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क और शरीर के बीच सिग्नल बाधित करता है, जिससे कमजोरी हो सकती है या लकवा मार सकता है। यह किसी वायरल जीवाणु संक्रमण के कुछ दिनों या हफ्तों बाद विकसित होता है। मतलब तत्काल इसका प्रभाव नहीं दिखता है। जब आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होगा या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसके बाद ये दिखेगा। इसका उपचार बस एक ही है, वो है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। ऑटो इम्यून विकार की बात की जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है, वह स्वस्थ कोशिकाओं और उत्तकों को जो है गलती से बाहरी आक्रमण मानकर उस पर हमला करने लगता है। तो जो शरीर में जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, उनको जो है ऐसा वो मानता है कि ये बाहरी आक्रमण हुआ है, तो इसलिए उनको अटैक करता है और उनको मार देता है। तो जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको भी मार देता है ये। 8 जनवरी को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जिंद और सोनीपत खंड के बीच किया गया। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कर दिया गया है जिंद और सोनीपत खंड के बीच। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा यह विकसित किया गया है इसको, और यह 10 कोच वाली दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन है। और ये शून्य उत्सर्जन करेगी क्योंकि हाइड्रोजन संचालित होती है, तो ये इसमें कार्बन उत्सर्जन ना होगा, नहीं होगा। पोपोकेटेपिटल ज्वालामुखी, पोपोकेटेपिटल ज्वालामुखी मैक्सिको के आंतरिक भाग की पहली 3D क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग तैयार की गई है। कैटेपिटल ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मिलान करने के लिए आ जाता है। 5 जनवरी को इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट ने अंतरिक्ष में अंतर्ग्रही धूल कणों की पहचान की है। जो अंतर्ग्रही धूल कण होते हैं, ये अत्यंत महीन कण होते हैं जो मुख्य रूप से धूमकेतुओं, यानी कि बर्फ पिघलने पर जो निकली धूल होती है, और क्षुद्र ग्रहों से निकलते हैं ये। तो अंतर्ग्रही जो धूल होती है, ये डस्ट एक्सपेरिमेंट जो है, इसे पीएसएलवी C58 के पोयम पर तैनात किया गया था। पोयम मतलब पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर इसको तैनात किया गया था। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर और प्लय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ध्रुव एनजी की अगर बात की जाए तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित है ये।
एएलएच ध्रुव का नागरिक अगली पीढ़ी का संस्करण है ये। जो एलएच ध्रुव था उसका अगली पीढ़ी का यह संस्करण है ध्रुव एनजी। जो प्रलय मिसाइल है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। यह सतह से सतह पर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वह प्रक्षेपवस्त्र का पालन तो करती हैं, यानी ट्रेजेक्टरी का पालन करती हैं, लेकिन उड़ान के दौरान पैंतरेबाजी करने और ऊंचाई बदलने की क्षमता रखती हैं, और इसे ट्रैक करना बड़ा कठिन होता है। तो ये प्रलय मिसाइल हो गई। पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026, जिसका उद्देश्य है पर्यावरणीय दंड के से प्राप्त धन का जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करना। इसमें धन का स्रोत जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के तहत जो दंड दिए जाएंगे, या वायु जल प्रदूषण अधिनियम के तहत दंड दिए जाएंगे। तो उनसे जो धन प्राप्त होगा उनका संरक्षण किया जाएगा। तो उसी के लिए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम लाया गया है 2026। और जो ये धन आएगा उस धन का उपयोग जो है प्रदूषित स्थलों के सुधार, पर्यावरण निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। और इसका आवंटन जो होगा 75% जो है राज्यों को दिया जाएगा, यानी राज्यों और यूटीज को दिया जाएगा, और 25% जो है केंद्र सरकार लेगी। और इस धन का जो ऑडिट किया करेगा वो ट्रैक करेगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन जो होता है वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, और ये चारों ओर बफर जोन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षित वनों और बाहरी वन मानवीय बस्तियों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाना होता है। भारत बिजली उत्पादन और खपत के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है बिजली खपत के मामले में और उत्पादन के मामले में। जो इसकी क्षमता है 2025 में 510 गीगावाट, जो कि 2014 के 249 गीगावाट से ज्यादा है। गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता 2014 के 32% से बढ़कर 2025 में 52% हो गई है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन 19 से 22 मार्च को नई दिल्ली में करेगा। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025, कीटनाशक अधिनियम 1968 का स्थान लेगा ये। इसमें केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति का प्रस्ताव रखा गया है। कीटनाशकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाएगा, और यदि समिति 18 महीनों के भीतर जेनरिक कीटनाशक पर निर्णय नहीं ले पाती है तो पंजीकरण स्वतः स्वीकृत माना जाएगा ये। 6 जनवरी को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रताप का गोवा में कमीशन किया गया। यानी इंडियन कास्टगोड शिप जो है समुद्र प्रताप, उसका गोवा में इसका जलावतरण किया गया। और यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका निर्माता जो है कंपनी है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। और ये जो समुद्र प्रताप है इसे विशेष रूप से समुद्र में तेल रिसाव और अन्य समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएन द्वारा वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय रेंजलैंड्स और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। रेंजलैंड मतलब ये घास झाड़ियां और विरल पेड़ों वाले विशाल परिदृश्य हैं, जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 50% हिस्सा लेते हैं, तो उनको रेंजलैंड्स बोला गया है। और इसकी मुख्य एजेंसी है वो एफएओ है, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनसीसीडी का जो कॉप 17वीं जो बैठक होगी वो 2026 की मेजबानी मंगोलिया करेगा। यूएनसीसीडी का मतलब होता है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि डेजर्टिफिकेशन के लिए बहुत ही मुख्य निकाय है ये।
उसकी जो 2026 की मेजबानी करेगा वो कॉप कप कॉप 17 की मंगोलिया करेगा। 21 जनवरी को भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक लॉन्च किया। भारत द्वारा जिम्मेदार सूचकांक नाम से एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसकी जिसके विकासकर्ता हैं, जिन्होंने निर्माण किया है, वो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन यानी WIF द्वारा JNU और IIM मुंबई के सहयोग से किया गया है। तो इसमें पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा डेनमार्क। भारत भारत जो है वो 16वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 154 देश शामिल किए गए हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसका चौथा संस्करण है ये। इसमें जो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात और चौथा जो है यूपी का स्थान है। इसका लक्ष्य है 2030 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात निर्यात करना। 2030 तक $1 ट्रिलियन का निर्यात करना। और इसका चौथा संस्करण था। पहला संस्करण 2020 में लॉन्च किया गया था और ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश का टॉपर रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पहले ये 25 में 85वीं रैंक पे थी, अब ये 80वें रैंक पर आ गया है भारत। इसमें पहला स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है, दूसरा संयुक्त रूप से जापान और दक्षिण कोरिया ने प्राप्त किया है। IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के लिए वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.3% पर अनुमान जताया है। मतलब भारत की व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है वो 2026 में 7.3% की दर से बढ़ेगी। और NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत का जो निकाय है, वह उसने जो अनुमान लगाया है वो 7.4% लगाया है और मूडीज ने 7.3% का अनुमान लगाया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें स्थान पर आ गया है। 2024 में 8वें स्थान पर था। तो इस लिहाज से पहला जो स्थान है चीन का है, दूसरा मलेशिया का है, तीसरा वियतनाम का है। यानी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6ठे स्थान पर है। ग्रासा मासेल मोजाम्बिक की है ये, को 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। ग्रासा मासेल को जो है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली। सुनीता विलियम्स जो कि एक एक एरोनॉटिक्स थी हैं, उन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी। उनका अंतिम मिशन जो है दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। पहले तो वो 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने बाद वापस आई वो। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं जो, उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रवीण वशिष्ठ CVC के यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रवीण कुमार BSF के महानिदेशक बने। इनका कार्य 30 सितंबर 2030 तक होगा। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव बनी है, महिला मुख्य सचिव बनी है ये नंदिनी कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। नंदिनी चक्रवर्ती अ, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव। 78वीं सेना दिवस परेड जयपुर में आयोजित की गई। ये पहली बार है जब किसी छावनी क्षेत्र के बाहर इसका आयोजन किया गया है। गोवा का तीसरा जिला बना कुसावती। गोवा में अब तक 2 जिले हुआ करते थे, एक दक्षिणी जिला, एक उत्तरी जिला। दक्षिणी गोवा, एक उत्तरी गोवा। तो अब ये बन गया है कुसावती, जो कि तीसरा जिला है। और गोवा में बहने वाली एक प्राचीन नदी है कुसावती, उसके नाम पर रखा गया है। अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी कीयर्स को पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टायलर पुरस्कार दिया गया है। टायलर पुरस्कार को जो है पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध के कारण इनको जो है टायलर पुरस्कार दिया गया है। मेजर स्वाति सांथा मेजर स्वाति सांथा कुमार बेंगलुरु की हैं ये। इनको जो है इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस
पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया इनको। पद्म पुरस्कार 2026, इसमें अब की बार कुल पुरस्कार दिए गए हैं 131, जिनमें पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113। तो ध्यान रखिएगा, पद्म पद्म पुरस्कार कुल 131 दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करी जाए तो 5 लोगों को धर्मेंद्र जो अभिनेता रहे हैं, वीएस अच्युतानंदन, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बाकी केटी थॉमस, एन राजन और पी नारायणन को भी साथ में दिया गया है पद्म भूषण। और के एन राजन को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूपी से है। अब कुछ पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक प्रेम प्रकाश हैं। लापता मेम साहिब के लेखक अर्जुन राज गैंद हैं। अग्नि सरोवर में खिला कमल, यह राष्ट्रपति मुर्मू जी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। तो ये पुस्तक ध्यान रखिएगा इनको। और हम वन लाइनर शुरू कर रहे हैं। तो वन लाइनर में कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, सीधे सीधे पढ़ते जाना है। और आप बाद में इसको रिवीजन करेंगे तो और आपको आसानी हो जाएगी। भारत की पहली डीप डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लॉकलैंड श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। यानी कि अगर केवल राज्यों की बात करी जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, लेकिन अगर लैंडलॉक्ड राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी को का मुख्य विषय जो था वो आध्यात्मिक डिजिटल प्रगति था। उत्तर प्रदेश के दूरसंचार पेंशन भोगियों की सुविधा हेतु संपन्न पोर्टल को उमंग से एकीकृत किया गया है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। यानी बिहार की गोकुल जलाशय और उदयपुर उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया। पटना पटना में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। पटना बिहार में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, में बाघों की आबादी पुनर्जीवित करने के लिए बाघों का संरक्षण किया जाएगा, ताकि वहां पे सह्याद्री में भी बाघ जो है उनका उनको पुनर्जीवित किया जा सके। उसके लिए बाहर से बाघों को बागर बाहर से जो टाइगर रिजर्व है उनसे सह्याद्री में ट्रांसफर किया जाएगा। भारत का नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया। भारत का पहला अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र पानीपत हरियाणा में। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025-26 में मिजोरम का हनाहथियाल जिला जो है शीर्ष पर है। एसडीजी सूचकांक 2025-26 जारी किया गया, जिसमें मिजोरम का हनाहथियाल जिला जो है शीर्ष पर रहा। उड़ीसा और मेघालय ने अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उड़ीसा और मेघालय की गवर्नमेंट ने। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि नॉर्थ बे में शुरू हुई। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन हब के रूप में कांडला बंदरगाह यानी दीनदयाल पोर्ट को विकसित करने की घोषणा की गई है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को सम्मानित किया गया। ये शुभांशु शुक्ल का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी स्पेस से वापस आए हैं। चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इजीनेट इसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2026 का उद्घाटन 26 जनवरी को लाल किला में किया गया। तो पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2026 लॉन्च किया है, वह लाल किले में लॉन्च किया है 26 जनवरी को। गूगल जेमिनी बना आईपीएल का प्रायोजक, यानी पहले टाटा आईपीएल जैसे होता था, टाटा प्रायोजक था, अब ऐसे ही बोला जाएगा जेमिनी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स निफ्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया। 23 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया है। मतलब ग्रंथ कुटीर जो है उसमें 11 शास्त्रीय भाषाएं होंगी। अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030-2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अटल पेंशन योजना थी जो
वो 2015 में लॉन्च की गई थी। अब इसको बढ़ाकर 2030 से 31 तक कर दिया गया है। जनवरी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया और यह ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरित है। स्कॉच अवार्ड 2025 सी डॉट को मिला। सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए इनको मिला है, सी डॉट को। कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स पुस्तक के लेखक सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं। ये पुस्तक याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। 26 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम गल्फ फूड 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। इसमें भारत जो है भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस ले ली। डब्ल्यूएचओ ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए मीठे पेय पदार्थों और शराब पर उच्च कर लगाने का आह्वान किया है। बुल्गारिया ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया, जिससे वह यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है और यह यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया। जोहराम ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। तो ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में, तो ये ध्यान रखिएगा। जोहराम ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। पीएसएलवी का उपयोग करने वाला 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन जिसमें विसंगति देखी गई, पीएसएलवी C-62। तो ये असफल हो गया था। 1 जनवरी को आई थिंक लॉन्च हुआ था ये, और ये पहला ही 2026 का रॉकेट था जो असफल हो गया। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओडिशा में 120 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ने अपना पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया। एक अध्ययन के अनुसार पिता के माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूटेंट के संपर्क में आने संतान में मेटाबॉलिक विकारों का खतरा अधिक पाया गया है। LVM-3M6 प्रक्षेपण यान ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। आईएनएस कौंडिन्य ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनएस कौंडिन्य पारंपरिक स्टिच प्लैक मतलब जो सिलाई के द्वारा बनाया गया है। ये पालपोत पोरबंदर से मस्कट तक की यात्रा की है इसने, और ये अपनी पहली विदेश यात्रा इसकी यात्रा थी। यानी कि आइनस कौंडिन्य जो कि स्टिच प्लैक मतलब जो सिलाई के द्वारा बनाया गया है, पोरबंदर से मस्कट तक की अपनी पहली विदेश यात्रा इसने पूरी की। अंजदीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंजदीप एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। कर्नाटक स्थित एक द्वीप के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। फंगल केराटाइटिस के इलाज के लिए भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित पेप्टाइड आधारित थेरेपी का नाम SAXB रखा गया है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 के अनुसार 2023 के घरेलू सार्वजनिक वन खर्च में भारत का तीसरा स्थान रहा है। भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। पहला दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है और वी चिदम्बरम तमिलनाडु में है। तो इनको जो है 3 बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी जाएगी। रॉन ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। अभी अभी ये जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है, इसलिए खबरों में रहा है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि रॉन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व, माने टाइगर रिजर्व, भारत के जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है बाघों का, तो वो पहले नंबर पे बांदीपुर में है, दूसरा जिम कार्बेट में है, तीसरा काजीरंगा में है। केरेनिया मिमीकोटाई नामक जहरीली शैवाल के कारण दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पर तट पर समुद्री आपदा आई है। केरेनिया मिनी मोटाई मोटोकोई।
थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस कर रहा है। ई विटारा मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया। ई विटारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर भारत की अरित्रा राय ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य साझेदारी और सीएसआर सहयोग को सुगम बनाना। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता प्राप्त खेल निकाय अब आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में होंगे। मतलब पहले खेल थे वो आरटीआई के दायरे में नहीं थे। मतलब आरटीआई के तहत अगर कोई सूचना मांगो आप तो वो नहीं मिलती थी। लेकिन अब आरटीआई के अंदर ला दिया गया है इनको, तो अब आप कोई सूचना मांगना चाहेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जिला आधारित कपड़ा परिवर्तन डीएलटीटी पहल के तहत 100 जिलों को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा मंत्रालय ने कितने जिलों को अगर चैंपियन बनाने का लक्ष्य रखा है? 100 जिलों को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाने का लक्ष्य। निर्यात प्रोत्साहन मिशन की अवधि 6 वर्ष है, 2025 से 31। निर्यात प्रोत्साहन मिशन। यूरोपीय देश जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की तो वह स्पेन। यूरोपीय देश जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की वो है स्पेन। भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का लगभग 6.6 से 0.7% ही खर्च करता है, जो कि अमेरिका और चीन से कहीं पीछे है ये। ब्लू ओरिजिन द्वारा प्रस्तावित संचार नेटवर्क टेरावेट में कुल उपग्रह होंगे 5408 उपग्रह। ब्लू ओरिजिन द्वारा प्रस्तावित संचार नेटवर्क टेरावेव इसका नाम है, और इसमें कुल उपग्रह 5408 उपग्रह होंगे। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ने नीलगाय संरक्षण के लिए देश का पहला विशेष गलियारा घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेरू ने स्टिंगलेस बीज यानी डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो किसने किया? पेरू ने। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पारिस्थितिकी पैनल के अध्यक्ष थे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत 2026 तक 75 जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए की है, उसके बाद रूस, फिर चीन, चौथे नंबर पर भारत है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष विजेता की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज रहे हैं, और ये सिंगल की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स। और फीमेल की बात करी जाए तो एलेना राय रायबाकिना है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की गई, जो हाल ही में अभी भारत ने आइस मात्रे की कप्तानी में जीता है। विजेता भारत रहा है और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। 2026 की एशियाई खेलों की मेजबानी जापान करेगा। तो ये थी मार्च महीने के समसमा की क्रॉनिकल। अब वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइए, और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों को। अब हमें सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर कुछ कमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो वो हम जरूर अमल में लाएंगे आपके कमेंट को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।